Hi everyone. So in this video we are going to cover all the important government schemes for prelims 2026. Now इसमें the most important things मैंने cover कर ली हैं सारी ministry wise and जो miscellaneous है वो भी and यही सारी schemes बार-बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज की हैं अपने स्पीचेस में और साथ ही जो नई स्कीम्स हमारे बजट में सर्वे में आई है आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी है आने की. सो along with that we will be using these revision cards जिससे आसानी से रिवाइज कर पाओगे एंड ये पीडीएफ रेफर कर लेना दैट विल बी सफिशिएंट एंड ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस पर यू विल गेट द पीडीएफ. ठीक है. एंड अब स्कीम में क्या याद रखना है, स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना वो याद रखना उसका ऑब्जेक्टिव. कोर तो यही है, बाकी अब आगे वो नई स्टेटमेंट्स लाकर डाल सकता है बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ स्कीम हो जाती हैं तो हर किसी की एक एक स्टेटमेंट ध्यान रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जहाँ-जहाँ पर जिस चीज़ की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, वो मैं बता दूँगा. तो प्लीज़ वो ज़रूर याद रख लेना एंड इसके अलावा वहाँ थोड़ा गेस वर्क करना पड़ता है बेस्ड अपॉन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कीम. तो ऐसी जो जेनेरिक स्टेटमेंट वो स्कीम्स के साथ यूजुअली दे देता है, वो ठीक रहती है एंड जो यूजुअल ट्रैप होता है ना, वो हमारा फैक्ट्स में फँसाता है. जैसे 6000 की जगह 10,000 पर एनम कर देगा, 10,000 करोड़ की जगह 50,000 करोड़ कर देगा. तो जहाँ पर फैक्ट याद रखना है वो मैं बताऊँगा, उस पे फ़ोकस करना एंड अगेन कोर ऑब्जेक्टिव ज़रूर स्कीम का पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट अस मिनिस्ट्री वाइज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फर्स्ट स्कीम इज हमारी पीएम किसान या फिर किसान सम्मान निधि. अब इसका पर्पस क्या था? टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज. तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना जिसके थ्रू अपने वो वेरियस फार्म रिलेटेड इक्विपमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोक्योर कर सकें या कैसे भी उसको यूज करें. तो इसमें क्या होता है, इसमें मिलता है 6,000 पर एनम एंड ये किसके लिए है? कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज फॉर लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज. तो ये कीवर्ड पर फोकस करना है हमें, लैंड होल्डिंग पर. इसमें वो ट्रैप सेट कर सकता है, लैंड होल्डिंग की जगह वो ऑल फार्मर लिख सकता है. ठीक है, लैंड होल्डिंग एंड नॉन लैंड होल्डिंग ऐसा दे सकता है. तो याद रखना लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज के लिए एंड इट इज 6,000 पर एनम जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है. अब सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, जिसमें मैं बोलूँगा उसमें ध्यान रखना. बाकी स्टेट एंड यूनियन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज़ में दे प्ले अ रोल एंड यही स्कीम हमारी फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट भी रिफ्लेक्ट करती है. एंड साथ ही साथ इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनकम टैक्स पेयर्स, वो सब इससे एक्सक्लूडेड हैं. सो दिस इज अवर पीएम किसान. 6,000 मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को. फिर आती है हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम. दिस प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज दिस वाज अनाउंस अपने बजट में. इसका क्या है? ये है हमारी भारत विस्तार. क्या पर्पस है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं. टू ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप्स थ्रू एन एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद एडवाइजरी और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें बताएंगे. तो काइंड ऑफ चैट जीपीटी बना दिया फार्मर्स के लिए, एआई वॉइस बॉट या एआई वॉइस असिस्टेंट बना दिया, अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बना दिया एआई ड्रिवन, जिस पे क्या किया गवर्नमेंट ने, सारी हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब डाल दी, उसका डेटा डाल दिया, आईसीएआर की सारी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस डाल दी एंड हमारे एग्री स्टैक के साथ इंटीग्रेट कर दिया. अभी एग्री स्टैक पढ़ेंगे आगे क्या होता है, उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया. तो अब क्या होगा, अब जैसे हम चैट जीपीटी में पूछते हैं कि मेंस के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन बता, प्रीलिम्स के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन बता, अब फार्मर पूछेगा, कॉल करेगा एंड एआई असिस्टेंट से हेल्प लेंगे फार्मर. टोल फ्री नंबर दे दिया, उस पर कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट से हेल्प लेंगे, अपनी लैंग्वेज में पूछेंगे कि मेरा खेत ये है, इस जगह में, इस शहर में मेरा खेत है, अभी जो टेम्परेचर है, जो एमएसपी का भाव चल रहा है, व्हाटएवर प्राइस ये है, मंडी प्राइस ये है, ठीक है, मॉइस्चर अलर्ट, वेदर अलर्ट, इसके बेसिस पर रिकमेंड करो कि मैं कौन सी फसल उगाऊं, कौन सी मुझे उगानी चाहिए, किस स्कीम का मुझे गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है, मैं अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं. तो वो सारी जो फार्म रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो वाया दिस एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म फार्मर्स को मिल जाएंगे. एंड उसके लिए एक टोल फ्री आईवीआर बेस्ड नंबर भी बना दिया है जिससे फार्मर्स डायरेक्टली असिस्टेंट ले सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि खाली स्मार्टफोन होगा तभी यूज कर पाएंगे, नॉर्मल भी कर पाएंगे. ऑलराइट,
तो सारी अपनी जो 10 मेजर सेंट्रल स्कीम्स हैं, फार्मर्स को पता चल जाएगा कि हाँ, ये इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सीधा मतलब चैट जीपीटी से पूछ रहा है। तो वही काइंड ऑफ प्रिटी सिमिलर थिंग। तो यही बेनिफिट मिलने वाला है फार्मर्स को। ठीक है? अंडरस्टूड। बाकी साथ में स्कीम से इंटीग्रेट कर दिया, फिर अपना रियल टाइम इंटेलिजेंस, वेदर, मॉइस्चर, स्ट्रेस, पेस्ट अलर्ट सब कुछ उसमें आएँगे और रियल टाइम में उन्हें पता चलता रहेगा। सो ये बेनिफिट होने वाला है उनका। तो एआई ड्रिवन फार्मिंग में, डिसीजन मेकिंग में, सब में सपोर्ट मिलेगा। फिर आती है हमारी पीएम फसल बीमा योजना। नाम से ही देख लो, अब आधी से ज़्यादा स्कीम में इफ यू नो हिंदी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्या है इसका नाम? फसल बीमा। फसल बीमा मतलब क्रॉप इंश्योरेंस। सिंपल सी चीज़। तो क्या काम है इसका? टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एक्चुरियल बेस्ड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फार्मर्स को। किस केस में? फ्रॉम नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, पेस्ट और डिजीजेस। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, नेचुरल रिस्क, पेस्ट और डिजीजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। हो सकता है वो स्टेटमेंट में डाल दे कि डिजीजेस एंड पेस्ट अटैक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम इन दिस। ठीक है? अब इसमें प्रीमियम कितना है? 2.5%, 2%, 8%, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्सिडी बर्डन शेयर होता है एंड वॉलंटरी है, और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, स्मार्टफ़ोन क्लेम्स के लिए यूज़ होते हैं। ऑलराइट? सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अब जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं ना, सब में एक ना एक टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट डाल ही रही है गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी ना टेक्नोलॉजी वाली, या फिर एक और कंपोनेंट आ रहा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि मोदी जी बार-बार क्या बोल रहे हैं? जन भागीदारी करवाओ, जन आंदोलन करवाओ। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी वाला मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में वो कंपोनेंट आ रहा है। फिर आती है हमारी ई-नैम। बेसिक है, बहुत बार पढ़ी हुई है, समझी है। तो क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर कमोडिटी। सारी एपीएमसी मंडीज को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पे बनाओ। पता चल जाएगा किस पे क्या रेट चल रहा है, कहाँ बेचना है, कैसे करना है। ठीक है? सारा डेटा मिल जाएगा वहाँ पर। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं। तो एक पैन इंडिया हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन जाएगी इंटरस्टेट एंड इंटरमंडी ट्रेड के लिए। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये उसका बेनिफिट है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगेन नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो हमने एग्रीकल्चर की वीडियो में क्या पढ़ा हुआ है? सबसे बड़ा इश्यू क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो हमारे पास है नहीं। तो सबसे बड़ी इसमें चैलेंज है कि फंडिंग नहीं आती उसके लिए। तो इसीलिए ये स्कीम लेकर आई हमारी गवर्नमेंट, ताकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज के थ्रू हमारे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, वो प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकें एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स क्रिएट करें। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। कितने परसेंट है मत याद रखना, नहीं रट पाओगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। बस याद कोर इसका आइडिया याद रख लो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी एलिजिबल बोरोअर्स को, एंड टारगेट अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजीज एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इन सब पर हमारा टारगेट है। उनकी हेल्प से प्रमोट करवाएंगे, डेवलप कर। फिर आता है हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है? हमारा यही है जो फाउंडेशन हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एग्रीकल्चर। जो आगे हमारी जो स्कीम आई थी ना भारत विस्तार, इसमें भी यही यूज हो रहा है बाकी स्कीम्स के साथ। तो दिस इज अवर फाउंडेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका पर्पस क्या होगा? सारा डेटा आ जाएगा, सारा कुछ डिजिटाइज़ करेंगे तो फार्मर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशंस बनवा पाएँगे। डेटा ड्रिवन एडवाइज़री लेकर आ पाएँगे, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी। सो ये सारे इसके बेनिफिट रहने वाले हैं एंड इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है ये, दैट इज़ हमारा एग्री स्टैक। सो एग्री स्टैक हमारा यही डिजिटल फाउंडेशन है जिसमें क्या होगा? फार्मर्स की रजिस्ट्री। अब जैसे हमारा आधार है, तो ऐसे ही फार्मर्स की एक यूनिक आईडी होगी, रजिस्ट्री होगी, उसमें उनकी डिटेल्स, कितना लैंड है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएँगी। देन हमारे जियो रेफरेंस विलेज मैप, क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री, इसका डेटा आएगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैपिंग होगी। तो एक-एक चीज़ का मेरे पास माइक्रो डेटा आ रहा है। कहाँ पर किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, उससे मुझे पता चलेगा कि कैसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, उसकी सॉइल कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कौन-सी उगानी चाहिए, उस रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें जब मेरे पास डेटा आ गया, तो
उसके बेसिस पर मैं डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर सकता हूँ। एमएसपी के प्राइस सेट करने हैं वो कर सकता हूँ, नई स्कीम्स लेकर आ सकता हूँ हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये उसका बेनिफिट रहने वाला है एंड उसी के साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है केडीएसएस, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके साथ-साथ क्या करा, ये सारा डेटा आ गया, इसके साथ हमें क्या चाहिए, वेदर का डेटा ले लिया, सैटेलाइट का डेटा ले लिया, क्रॉप डेटा ले लिया, उसके साथ इंटीग्रेट करा और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग होगी एविडेंस बेस्ड कि कौन-सी जगह पर, कौन-सी स्टेट में, कौन-से विलेज में हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट्स है, कैसी उनकी फसल है, कैसी उनकी लैंड होल्डिंग्स है, क्या चाहिए, उसके बेसिस पर हम पॉलिसी बना पाएँगे। ठीक है? यील्ड एस्टिमेशन कर पाएँगे, सॉइल मैपिंग होगी उसमें। एंड फिर बाकी स्कीम्स के साथ भी इसका कन्वर्जेंस है। ठीक है? तो बहुत बेनिफिट होने वाला है हमारे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। फाउंडेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एग्री स्टैक होगा, फार्मर रजिस्ट्री होगी, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैपिंग होगी। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना। देन कम्स हमारा प्रधानमंत्री धान धान्य कृषि योजना। इस पे एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। जो कोर चीज़ इसमें याद रखनी है वो है ये कि हमारे 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स पे। अब जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलवाया हुआ था ना, ऑन द सिमिलर लाइन्स ऐसे हमने इनके लिए कर दिया, लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है धान धान्य में क्या है ये, 100 लो परफॉर्मिंग जो एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका हमें होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी और रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। तो दोनों चीज़ें हैं। ऑलराइट? किसानों का भी और साथ-साथ पूरी ओवरऑल हमारी मल्टी डायमेंशनल रूरल डेवलपमेंट का भी, सारे उनको बेनिफिट मिले एंड दिस इज़ फोकसिंग ऑन हमारे 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें क्या इंटरवेंशन करोगे? क्या अगर कॉमन सेंस लगाकर सोचो, किसानों का फ़ायदा करना है, रूरल गाँव का फ़ायदा करना है, तो क्या होगा? उनके जो-जो एग्रीकल्चर के चैलेंजेज़ हैं, उन्हें सॉल्व करवाओ। तो क्रॉप यील्ड्स कैसे एनहांस करवाई जाए, उस पे फोकस करो। क्लाइमेट रेसिलिएंट डाइवर्सिफिकेशन ले आए। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं तो उसके लिए स्टोरेज प्रोवाइड करवाओ उन्हें, माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओ और सीमलेस क्रेडिट एक्सेस दिलवाओ। अभी ये कोर पिलर्स हैं हमारे इसमें। अंडरस्टूड? तो याद रखना 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स का होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर आता है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड। अभी नाम से ही सोच लो क्या होगा। एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, इस पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर रिलायंट हैं। मेजॉरिटी हमारा इंपोर्ट से आ रहा है। ठीक है? तो उस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को जो हमारे एक्सचेकर पर असर डाल रही है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर असर डाल रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सेल्फ रिलायंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आओ। तो यही है कि सेल्फ सफिशिएंसी आए इन एडिबल ऑयल्स बाय 2030-31। अब इस ईयर में वो खेल सकता है। 2050 दे देगा, 2040 दे देगा, तो बस यहाँ याद रख लेना 2030 का है ये। एंड ओवरऑल टारगेट है हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाए 39 मिलियन टन से 69.7 पर लेकर जानी है। तो इस केस में ये वाला डेटा याद रख लेना, ऑयल सीड्स वाले में 69 का हमारा टारगेट है एंड हमारी जो कल्टीवेशन है उसको भी हमें 40 लाख हेक्टेयर्स या फिर 4 मिलियन हेक्टेयर्स तक लेकर जाना है। एंड फिर क्या करेंगे? जो हमारा फैलो लैंड है उसको यूटिलाइज़ करवाओ, इंटरक्रॉपिंग प्रमोट करवाओ, डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करवाओ फॉर न्यू कल्टीवेशन एरियाज़। एंड साथ ही साथ जो चीज़ इसमें याद रख लेना एक और, ये है कि इट इज़ फोकसिंग ऑन प्राइमरी ऑयल सीड्स भी और सेकेंडरी सोर्सेज़ पर भी। तो 9 प्राइमरी ऑयल सीड्स जैसे हमारे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन ये तो हो गए और साथ ही साथ सेकेंडरी भी राइस ब्रान, कॉटन सीड इन पर भी फोकस है। ठीक है? एंड मार्केट प्रोटेक्शन का भी इसमें एक अपना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एंड साथ-साथ एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की भी बात है अंडर पीएम आशा। पीएम आशा हमने पहले समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। पीएम आशा में क्या होता है कि जो भी डिफरेंस होता है दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग। फिर आता है हमारा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सो नाम से ही पता चल रहा है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब पल्सेस की हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रोटीन शिफ्ट हो रहा है, एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग पल्सेस। सो उसके लिए भी हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इस इम्पोर्ट रिलायंस को हटाओ और आत्मनिर्भर बनकर दिखाओ। आत्मनिर्भर सबको बनना है। सो इसीलिए इसका भी यही है सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आ जाओ इन पल्सेस प्रोडक्शन बाय 2030। तो ईयर याद रख लेना ताकि इम्पोर्ट रिलायंस कम हो, साथ ही पल्सेस का बेनिफिट क्या है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए और
हमारे फार्मर भाई का भी फ़ायदा हो, रिन्यूमरेटिव इनकम हो उनकी। अब इसमें प्रोडक्शन टारगेट है, पहला है 35 मीट्रिक टन एंड साथ-साथ कल्टीवेशन एक्सपैंड करना टू 310 लाख हेक्टेयर्स बाय 2030। बस ये याद रख लेना 310 और 35 इसमें। एंड इसके साथ-साथ इसमें भी एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है अंडर पीएम आशा एंड 100% एमएसपी की गारंटी, प्रोक्योरमेंट की गारंटी दे रहे हैं फॉर तूर, उड़द एंड मसूर जो हमारी दालें हैं उनके लिए। ऑलराइट, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ साथ में ये है कि फार्मर्स को फ्री सीड किट्स भी दे रहे हैं विलेजेस में एंड इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और वन ब्लॉक वन सीड विलेज मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो गाँव में जाकर सीड भी बाँटे जाएँगे, सीड कीट किट्स भी दी जाएँगी फार्मर्स को। ऑलराइट, एंड देन साथ ही साथ अपना पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे भी इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। सो नाम से ही पता चल रहा है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट बनना है हमें इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। ईयर 2030 है। देन आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स 2026 के लिए। इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयार रहना वीबी जी राम जी के लिए। ना वीबी जी राम जी हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, इट रिप्लेसेस हमारा मनरेगा। तो मनरेगा का क्या पर्पस था? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड। तो इसने क्या किया? वही स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट रख रहा है टू रूरल हाउस होल्ड, बट साथ ही साथ हमारा जो वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था उसके साथ साथ और ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन, जिससे गांव का किसानों का फायदा हो, रूरल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड हो, उस पर भी साथ में फोकस हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे बड़ी चीज मनरेगा में था 100 डेज की स्टैट्यूटरी राइट ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड। वीबी जी राम जी में ये कितना हो गया है? ये हो गया है 125। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी कि 100 से 125 कर दिया है। यस, इट इज करेक्ट, 125 डेज की हो गई है पर रूरल हाउस होल्ड फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। ये भी याद रखना, यहाँ कीवर्ड में भी वो ट्रैप डाल सकता है, अनस्किल्ड की जगह स्किल्ड मैनुअल लेबर लिख देगा। तो याद रखना ध्यान से, अनस्किल्ड हो, एक एक कीवर्ड पढ़ा करो वहां पर स्टेटमेंट में, हर में ट्रैप होता है। देन एग्री सीजन पॉज का इसमें नया क्लॉज लेकर आए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर सीजन में लेबर की कमी हो जाती थी, तो इसीलिए स्टेट्स को राइट दे दी है दैट फॉर 60 डेज, ठीक है, साल में कभी भी स्टेट्स कैन नोटिफाई अप टू 60 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर वेयर ये जो हमारा वर्क है दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, टू इंश्योर करेंगे ताकि हमारी जो एडिकेट फार्म लेबर है वो मिले उस सीजन में, वरना क्या होगा, मिलती नहीं है वो लेबर। और पहले क्या होता था, डिफरेंस देख लेते हैं। पहले था कि हमारा जो सेंटर था वो मेन हमारी कॉस्ट बियर करता था अनस्किल्ड वेज कॉस्ट की, बट अब क्या है, स्टेट के साथ कॉस्ट शेयर होगी फॉर वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेट देंगे। पहले क्या था, सेंटर बियर करता था अनस्किल्ड वेज कॉस्ट, तो अब क्या हो गया, स्टेट शेयर कर रही है 60-40 फॉर मोस्ट एंड 90-10 फॉर जनरल। ये मत याद रखना, बट मेन क्लॉज याद रखना कि हाँ अब स्टेट पर भी बर्डन आ गया है, इसीलिए स्टेट प्रोटेस्ट कर रही थी, अपोज कर रही थी, ठीक है। और क्या चेंज किया है, लेबर बजट रिप्लेस कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स लेकर आए हैं, मिलकर बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। और 4 हमारे जो कोर एरियाज हैं जिस पे फोकस है वो ये हैं, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन या क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये चारों याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो हमारा अब जो नेचर ऑफ वर्क होगा ना, उसके 4 प्रायोरिटी एरियाज आ गए हैं, फिर से देख लेते हैं, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रा, लाइवलीहुड इंफ्रा एंड क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। तो याद रखना ये चारों बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट इसमें भी डाल दिया है, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन होगा, जीपीएस टैगिंग करेंगे, आधार से पेमेंट होगी, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, आधार लिंक्ड होगी। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर ली हैं। अंडरस्टूड? सो मेन डिफरेंस यही है मोटा-मोटा हमारा, 100 से 125 हो गया, क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज़ हमारे 4 हो गए, स्टेट के साथ कॉस्ट शेयरिंग होगी फॉर वेजेस, 60 डेज़ का पॉज़ पीरियड आ गया है एंड नॉर्मेटिव फंडिंग होगी इसमें। तो क्या होगा, अब ये हमारे आउटकम से भी लिंक्ड हो सकती है इसमें। क्लियर पैरामीटर्स दिए होंगे कि ये टारगेट अचीव करो फंडिंग के लिए, ठीक है?
अंडरस्टूड? एंड साथ ही साथ ग्राम पंचायत प्लानिंग भी इसमें भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वाया विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स। तो वो भी हमारा रहेगा ताकि लोकल प्लानिंग रहे। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड जो-जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं, बताई हैं, प्लीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा 2026 प्रीलिम्स में। वेरी, वेरी हाई चांसेस। फिर आती है हमारी पीएम आवास योजना। अब ये है ग्रामीण वाला कंपोनेंट, दूसरा अर्बन वाला अलग है, ये है हमारा ग्रामीण। इसमें क्या है? आवास योजना, आवास मतलब घर बनाना, हाउसिंग देना। तो यही है हाउसिंग फॉर ऑल, पक्का हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज रूरल हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड करवाए जाए। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है और जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई होंगे दैट विल बी यूजिंग सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। एंड साथ ही साथ इसमें कन्वर्जेंस भी है स्वच्छ भारत के साथ, जल जीवन के साथ, सौभाग्य के साथ। फिर आती है हमारी लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी, लखपति मतलब कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा लखपति। लखपति मतलब नाम से ही देख लो, 1 लाख रुपए। और दीदी मीन्स सिस्टर। तो क्या करना है, हमारी जो दीदी हैं उनको एम्पावर करना है ताकि वो साल में एटलीस्ट 1 लाख रुपया कमा सकें वाया वेरियस लाइवलीहुड एक्टिविटीज। यही इसका गोल है, टू एम्पावर वुमेन इन एसएचजीज टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि सस्टेनेबल एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपया साल का उन्हें आ जाए थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। सो यही करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी एक्टिविटीज में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। कढ़ाई सिखाओ, बुनाई सिखाओ, ड्रोन चलाना सिखाओ, ड्रोन दीदी के साथ लिंक कर दो। ठीक है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अलाइड सेक्टर की, नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये सब में एसएचजीज की हेल्प से हाउस होल्ड्स को प्रमोट करवाओ। मल्टीपल चीजें उनको सिखाओ ताकि वो इनकॉर्पोरेट करें और एटलीस्ट इतना कमा पाए। सो इस पे बहुत ज्यादा फोकस था बजट में, पिछले में भी और इस बार भी। बाकी स्कीम के साथ भी सिनर्जाइज करता है, बेनिफिट होगा उनका। एंड इसमें भी कम्युनिटी का एक कंपोनेंट है, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है। लाइवलीहुड बिजनेस प्लान बनाएंगे कम्युनिटी की हेल्प से। और कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है। कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, वही है कि एक गांव में किसी एक को सिखा दिया और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तू आगे जाके 10 और विमेन को सिखा और उन्हें लखपति बना। तो दिस इज कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। तो याद रखना, लखपति दीदी स्कीम, लखपति बनाना है दीदी को। फिर आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंपॉर्टेंट स्कीम। सबसे पहली आती है हमारी इसमें पीएम मुद्रा योजना। तो पता होगा, बहुत बार पढ़ी है, सुनी है, वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है ये। पर्पस क्या है? फंड करना अनफंडेड को बाय प्रोवाइडिंग हमारा माइक्रो क्रेडिट टू, ये याद रखना है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसमें ट्रैप आ सकता है, इसमें वो बोल देगा कि फार्म या एग्रीकल्चर वाला भी है, तो याद रखना नो, इट इज हमारा नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को देते हैं। एंड 3 कैटेगरी ऑफ लोन्स होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु इज 50,000 तक, किशोर इज टिल 5 लाख, तरुण इज 10 लाख। तो ये तीनों कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ये याद रखना। और एक नई कैटेगरी आई है, एक्सपैंड कर रहे थे, तरुण प्लस, जिसमें 20 लाख तक दे रहे थे। और ये सारे जो भी लोन मिलेंगे दीज आर कोलैटरल फ्री लोन्स, ताकि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रमोट हो, स्टार्ट करें, चला पाए वो। सो दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, शिशु, किशोर, तरुण एंड नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। देन आती है हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब इसमें भी वही है, प्रमोट करवाना, ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप करना और मार्जिनलाइज पे ज्यादा फोकस है। तो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज हमारी विमेन और एससी एसटी, तो इसी पर इनका सबसे ज्यादा फोकस है स्टैंड अप इंडिया में। याद रखना, स्टैंड अप में फोकस इस पे है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, विमेन, एससी एसटी पे। तो बैंक लोन दे रहे हैं उन्हें ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस के लिए। यही है, कैपिटल असिस्टेंस मिलेगी, लोन मिलेगा। अब इसमें कितना है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आती है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा, बीमा इज इंश्योरेंस, ठीक है, सुरक्षा इज सेफ्टी, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो यही चीज है इसमें भी। तो क्या है? रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी नेट है, ताकि उन्हें अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज मिल पाए हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एंड जनरल पॉपुलेस को। सो व्हाट इज दिस? यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अब इसमें क्या है हमारा, 2 लाख का देता है एंड 1 लाख का फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी।
और एलिजिबिलिटी है हमारी 18 टू 70 ईयर्स। 18 टू 70 है, इसमें वो खेल सकता है। इसको दैट दे कैन डू 18 टू 40, जैसे हमारी दूसरी स्कीम में है एक, अभी पढ़ेंगे आगे अटल पेंशन वाली। सो उसमें चेंज कर सकता है ये। तो याद रखना इसमें इट इज़ 18 टू 70। एंड अगेन सिंपल रिन्यूअल एंड प्रीमियम है। बस कोर याद रखना। कोर क्या है इसका? सुरक्षा बीमा, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। फिर आती है अटल पेंशन योजना। इस पे उसने प्रीलिम्स में पिछले पूछ ही लिया क्वेश्चन। और कहाँ ट्रैप सेट किया था? यहीं पर ट्रैप कर रहा था। एक स्टेटमेंट ये दी थी, एक स्टेटमेंट ये दी थी, और यहाँ वाले पे उसने बताया था कि स्पाउस के अलावा बाकी डिपेंडेंट्स को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अटल पेंशन योजना का क्या है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट एक्सपैंड करो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, ताकि उन्हें पेंशन मिल पाए। थोड़ा-थोड़ा कर कर जिसका जितना हो सकता है उसके हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन देते जाएँ, एंड फिर उस हिसाब से उन्हें गारंटीड पेंशन मिले फ्रॉम द एज 60 ऑनवर्ड्स। एंड दिस इज़ ओपन हमारे सिटीज़न 18 टू 40 ईयर्स के लिए, और लोअर इनकम ग्रुप पे इसका फोकस है। एंड इन केस ऑफ डिमाइस या व्हाटएवर हैपेंस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बाद सेम पेंशन विल कंटिन्यू फॉर द स्पाउस के लिए ही होगी खाली। याद रखना उसने डिपेंडेंट भी दे दिया था, तो दिस इज ओनली फॉर स्पाउस। क्लियर? सो 18 टू 40 ईयर्स 1000 टू 5000 बेस्ड अपॉन कितना कंट्रीब्यूशन है, सबका अलग अलग हो सकता है, और फिर स्पाउस को मिलेगी। फिर आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इसमें पीएम श्री स्कूल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो पीएम श्री स्कूल्स में क्या कर रहे हैं? सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दो। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, एग्जाम्पलर पब्लिक स्कूल्स बनाओ, और जो हमारी एनईपी 2020 लेकर आए थे, उसका विजन इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उससे इंस्पायर हो, उसके बेसिस पर जो चेंजेस लेकर आने हैं वो लेकर आओ। तो सबसे पहला पेडागॉजिकल शिफ्ट हो गया इसमें। एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग हो गई, टॉय बेस्ड लर्निंग, एंड जो भी और चीजें इसमें हम कर सकते हैं वो सब डाल दो। बस रोट लर्निंग से दूर, जो एनईपी का भी विजन था। और आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है, तो उसके लिए ग्रीन स्कूल का कंपोनेंट भी लिया है। देखो क्लाइमेट हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर स्कीम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर अब गवर्नमेंट सैचुरेशन पर भी फोकस कर रही है। सैचुरेशन मतलब लीविंग नो वन बिहाइंड। जितने बेनिफिशियरीज हैं 100% कवरेज हो, सारे फायदा लें, कोई छूटे ना। तो सैचुरेशन पे भी फोकस है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स अब इसी लाइन्स पर चल रही हैं, सब में ये मेन कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसमें क्या है? ग्रीन वाला आर्किटेक्चर, सोलर पैनल, एलईडी लाइट, न्यूट्रिशन गार्डन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब स्कूलों में ये भी आ जाए। एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस। तो याद रखना पीएम श्री स्कूल सबको अपग्रेड करना है ऑन द लाइन्स ऑफ एनईपी। फिर आता है निपुण भारत मिशन या निपुण स्कीम। निपुण भारत स्कीम, इस पे क्या है? इसमें क्या है फोकस? इट इज ऑन हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एसर की हमने रिपोर्ट पढ़ी है। 8th स्टैंडर्ड के 50% स्टूडेंट्स बेसिक थर्ड ग्रेड की टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते, बेसिक मैथ्स के डिवीजन नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या लेकर आए? उसके लिए निपुण भारत मिशन या स्कीम लेकर आए, जिससे ऐसा इन्वायरमेंट बने, यूनिवर्सल एक्विजिशन फॉर हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंप्रूव हो सके। तो हर चाइल्ड को एम्पावर करेंगे रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी स्किल्स बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 तक, ताकि सीख पाए वो। और अब क्या है? दिस इज अ की कंपोनेंट जो हमारी होलिस्टिक अम्ब्रेला स्कीम बनी है, समग्र शिक्षा, उसका ही की कंपोनेंट है। अलग से भी पूछ सकता है या उसके साथ भी पूछ सकता है। और इशू क्या आता है? टीचर की खुद की ट्रेनिंग नहीं होती, तो उनके लिए भी निष्ठा पोर्टल है, एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी फॉर हमारे टीचर्स। देन कम्स हमारा पीएम पोषण। पीएम पोषण भी अपग्रेड हो गई थी, पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी आ गया था। वो चला गया था हमारी दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के अंडर। ठीक है? तो पहले ये था पीएम अपना प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, पोषण शक्ति निर्माण। तो ये इसने क्या किया? ये हमारा जो मिड डे मील वाला था ना, उसको रिप्लेस किया था, ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, और अपना जो ड्रॉप आउट है उसको भी कम करवाया जा सके, एनरोलमेंट अटेंडेंस भी इंप्रूव हो। स्कूल आए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई स्कूल जाके कुछ तो फायदा हो रहा है, ये सोचते थे पेरेंट्स, कि एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है। ठीक है? तो खाना भी मिले, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो, और स्कूल ड्रॉप आउट हमारे अटेंडेंस वगैरह सब चेक में रहे। तो होम अपनी हॉट कुक मील मिलेगी प्री स्कूल से क्लास 8 तक। फिर मिलेट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं हमारे इसमें, और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी है। तिथि भोजन किसी ने कम्युनिटी से ऑर्गेनाइज करवाना है, स्पेशल मील्स, किसी का बर्थडे है, कुछ है, तुम करवाना चाहते हो तो अपना जाकर करवा सकते हो वहां पर।
और ये चीज़ याद रखना, इस पे ट्रैप आ सकता है कुकिंग कॉस्ट का सपोर्ट। तो जो कॉस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स है, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा के लिए। सो कुकिंग कॉस्ट सपोर्ट इसमें इंक्लूडेड है इंग्रीडिएंट्स का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखना। देन आती है हमारी उल्लास। उल्लास किसके लिए है? उल्लास है हमारा 15 साल से ऊपर जो भी हैं। क्या है, इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, बेसिक मैथ्स भी नहीं आती लोगों को, तो उन सबको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, इलिटरेसी इरेडिकेट करवाने के लिए फॉर एज 15 एंड अबव लेकर आए ये उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। बेसिक लिटरेसी को शिफ्ट कर अब किस पे फोकस कर रहे हैं? क्रिटिकल मल्टी डायमेंशनल लाइफ स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो हमारी जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है वो भी आएगी, क्रिटिकल लाइफ स्कूल अपनी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स भी, वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, सारी चीज़ें इसमें आएँगी। जैसे अपनी बेसिक परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इतना डिस्काउंट है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है? वो सब चीज़ें, वोकेशनल स्किल्स, कैसे कम्युनिकेट करना है, ऑलराइट? बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। देन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना इज़ कि दिस इज़ कर्तव्य बोध, मतलब इट इज़ बेस्ड अपॉन वॉलंटियरिज़्म। बंदे इकट्ठे कर लेकर आएँगे, वॉलंटियर्स लेकर आएँगे जो आगे ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे, प्रोवाइड करवाएँगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी जो एजुकेटर्स का काम करेंगे। सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो एंड बी अ वॉलंटियर। डैफ में भी लिख सकते हो अपने ये इंटरव्यू में, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जहाँ मैंने ऐसा काम किया। क्लियर? तो डैफ में लिखना है, तो मेंस के बाद 1 महीने चले जाना, कर लेना। फिर आता है हमारा, इसमें भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उल्लास मोबाइल ऐप है, परीक्षा पोर्टल है। नेक्स्ट इज़ हमारा समग्र शिक्षा। अब ये है हमारी एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला स्कीम या इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन का। सारी हमारी प्री-स्कूल से लेकर क्लास 12th तक जितनी भी थी, सर्व शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, सबको यूनिफाई कर एक ये समग्र शिक्षा बना दिया। एंड अगेन स्टेट्स को सपोर्ट है इसमें एनईपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। एंड फिर इसमें 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वाया परख असेसमेंट सेंटर। ऑलराइट, तो अपना विद्यालय उसको अपग्रेड करना, स्टाइपेंड देना, देन निपुण भारत वाला जो कंपोनेंट था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उस पे फोकस करना, डिजिटल लर्निंग प्रमोट करवाना, सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी, सारी चीज़ें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी वो स्टेटमेंट देंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो करेक्ट होंगी इसमें। ठीक है? एंड इसके बाद इसको भी एक्सपैंड कर नई जो हमारी एआई न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। एआई वोकेशनल स्किलिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी पाथवेज़ भी लेकर आ रहे हैं। एआई सिखाओ, कोडिंग सिखाओ। सो ये सब भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं विद द न्यू एक्सपेंशन वाया समग्र शिक्षा 3.0। देन आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे बड़ी और सबसे पहली स्कीम है हमारी आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसमें क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाना, उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसे कम करवाना। और वो कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। किसके लिए? सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए। तो ये वैल्यू याद रखनी है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर देना है इसमें। और देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैमिली साइज़। इसमें वो ट्रैप डाल सकता है कि फैमिली साइज़ का रिस्ट्रिक्शन है। एंड एक और जो ट्रैप डालेगा वो ये कि ऑल प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 और नॉट। तो जो प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं, दे आर कवर्ड इसमें डे 1 से ही। तो ये भी याद रखना, इसमें भी ट्रैप आएगा। देन आयुष्मान वय वंदना एक्सपैंड कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव के लिए। और साथ ही क्या है ये? दिस इज़ हमारा कैशलेस पेपरलेस एक्सेस है हेल्थ कवर का, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। फिर आता है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अगेन हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ये हमारा टेक स्टैक हो गया या डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सो वही चीज़ है इसमें, सारा डेटा आ जाएगा एंड देन इट विल इनेबल इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ हेल्थ डेटा और रिकॉर्ड्स आएँगे जिससे फिर डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो सके। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगा हमारा आभा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेंगे, डिजिटल आईडी आएगी हेल्थ की फॉर सिटीजन, उसमें उनकी सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसीलिए प्राइवेसी कंसर्न भी है।
एंड देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, हॉस्पिटल्स का, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, तो सारा हमारे पास डेटा आ जाएगा किसका कितना है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कितनी बेड्स हैं, कितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। कितने हमारे प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हैं, सारी चीज़ें हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएँगी। ऑलराइट? एंड फिर इसको बाकी स्कीम से हम इंटीग्रेट कर पाएँगे, इसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग भी कर पाएँगे। फिर आता है हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये पूछेगा मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? पहले भी उसने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो फोकस किस पे है हमारा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज पर। ऑल वुमेन, ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ताकि हमारी मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो सके। ठीक है? स्पेसिफिक टारगेट मीजल्स एंड रूबेला। तो याद रखना मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, जो हमारी ओवरआर्चिंग स्कीम है। सो इसमें क्या कोर है हमारा? इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। कीप दिस थिंग इन माइंड, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये है इसका टारगेट। एंड दिस इज अवर ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला स्कीम। इसमें 2 मिशन है, सब मिशंस, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे रिलाई करने वाले हैं वो है हमारी आशाताई, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हमारी आशा वर्कर्स। और जो जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, उसका कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। फ्री डायग्नोस्टिक होगी, फ्री ड्रग्स होगी, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो सके। देन कम्स हमारा सुरक्षित नेतृत्व अभियान, ये भी उसने प्रीलिम्स में पहले पूछ लिया है। तो सुरक्षित नेतृत्व में क्या है? प्रोवाइड करवाना फिक्स्ड डे फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी नैटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन जो वो अपने सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर्स में, ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम किया जा सके। तो क्या होगा? फिक्स डे पर, एंड दैट इज हमारा 9th ऑफ एवरी मंथ। इसके लिए प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, आई प्लेज फॉर 9। तो 9th ऑफ एवरी मंथ जाओ, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर, तुम्हारे सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा 9th ऑफ एवरी मंथ होंगे इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज बाय स्पेशलिस्ट। अब ये स्पेशलिस्ट कहाँ से आएंगे? वाया हमारे वॉलंटियर्स। तो प्राइवेट सेक्टर वालों को भी बोला है कि हर 9 तारीख को आओ और वॉलंटियर करो, और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी दे रहे हैं, आई प्लेज फॉर 9 अवार्ड्स। ये पूछा है उसने। तो याद रखना दिस इज ओनली फॉर हमारा एंटीनेटल केयर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स के लिए। उसने बोल दिया था कि डिलीवरी के बाद भी, ऐसी स्टेटमेंट दी थी उसने। फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे फोकस है, एक्सपैंड कर दिया है और कलर कोडेड इसमें सिस्टम बनाया हुआ है टू प्रायोरिटाइज अपना रिस्क लेवल्स। फिर आता है हमारा मिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये थी हमारी जो अपग्रेडेड थी एंड कंबाइंड थी, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। तो आंगनवाड़ी का भी आ गया, पोषण 2.1 2.0 का भी आ गया। तो क्या किया इसमें? सारे हमारे चैलेंजेस, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, उसको पूरे को टारगेट करेगा। ठीक है? उनकी डाइट, डाइवर्सिटी, हेल्थ, इम्यूनिटी, सब चीज़ों पर फोकस करेगा। तो एक अम्ब्रेला स्कीम आ गई, आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ये सारी इसके अंदर हमारी यूनिफाई हो गई। सो इसमें फूड फोर्टिफिकेशन भी होगी, और जो श्री अन्न या मिलेट्स है हमारे, उस पे फोकस है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे फोकस है। बाकी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, पोषण ट्रैकर ऐप्स। तो ये है हमारी पोषण ट्रैकर ऐप्स। तो पोषण ट्रैकर ऐप में पूरी जितने भी हमारे लोग इनरोल्ड होंगे, सबका हमारे पास न्यूट्रिशन का डेटा रियल टाइम में आता रहेगा। तो हमारे जो वर्कर्स हैं, वो जाकर ट्रैक करेंगे। एंड सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी अपग्रेड किए हैं, वहाँ भी डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। पोषण ट्रैकर ऐप बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड उसी में इन सब का डेटा स्टोर भी रहेगा, ताकि रियल टाइम में हम न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर कर सकें एंड उसके बेसिस पर इंटरवेंशन कर सकें। देन एक और इसमें चीज़ है, पोषण भी, पढ़ाई भी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं एंड फोकस ऑन अपना अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन। बाकी जो इसमें हमारा हॉट कुक्ड मील्स जैसे मिड डे मील वाला कंपोनेंट था, वो भी है अंडर पोषण।
देन कम्स हमारा मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक ओवरआर्चिंग स्कीम बना दी है हमारी फॉर पूरी वुमेन की सेंट्रिक लाइफ साइकिल सपोर्ट सेंट्रिक, फोकसिंग ऑन उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सेफ्टी भी आ गई, सिक्योरिटी भी, एम्पावरमेंट भी आ गई। तो इसमें दो हमारे कोर वर्टिकल्स हैं। पहला है हमारा संबल और दूसरा है हमारा समर्थ्य। संबल इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो याद रखना, संबल इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सामर्थ्य इज एम्पावरमेंट। हिंदी में यही मतलब है इनके। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सब चीज में इंक्लूड कर ली। देन एम्पावर कैसे करना है, वाया अगेन वेरियस स्कीम्स, हमारी मातृ वंदना हो गई, पालना क्रेच स्कीम हो गई, सखी निवास हो गई, विमेन हॉस्टल्स की, शक्ति सदन बना दिए। तो पूरी उनको लाइफ साइकिल सपोर्ट मिले सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए। और दो कंपोनेंट, संबल और सामर्थ्य। साथ ही साथ संकल्प, HEW या HU भी है इसमें, हब्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो बनेंगे नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एज अ सिंगल विंडो फॉर स्कीम एंटाइटलमेंट्स। प्रमोट करवाना, पता करवाना कि कौन सी स्कीम है, कौन सी है, चल रही है, नहीं चल रही, ये सारी चीजें इसके थ्रू पता चलेंगी इन हब्स के थ्रू। फिर आता है वात्सल्य। सो वात्सल्य का क्या फोकस है, हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, particularly delivering better outreach and protection, जो हमारे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है एंड चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, इस पे हमारा फोकस है, ऐसे बच्चों पर, ठीक है। सो हमारा प्राइमरी फ्रेमवर्क है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसमें जेजे वाला और पॉक्सो एक्ट वाला, जो इससे अफेक्टेड है, कंफ्लिक्ट विद लॉ है, नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन है। तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल केयर, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर दोनों सपोर्ट करवा रहे हैं। और एक पोर्टल भी बना दिया है। फिर आती है हमारी मातृ वंदना योजना, जो देखा था हमने, यहाँ पर कंपोनेंट था समर्थ्य में। तो मातृ वंदना योजना का क्या काम है, मातृ वंदना योजना का काम है इंसेंटिवाइज करना कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज थे और जो प्रेगनेंसी की वजह से अगर उनकी वेज लॉस हो रही है उसकी उनको कंपनसेशन मिले। तो अब ऐसा करना है तो क्या करें, उनको पेटीएम करो, यूपीआई करो, ठीक है। तो इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करना है, वेज लॉस की कंपनसेशन देनी है तो उन्हें पैसे दो, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर सकें, ताकि फिर क्या हो, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, इनकी हेल्थ इंप्रूव हो, बच्चे की हेल्थ इंप्रूव हो, मोर्टेलिटी कम हो। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड के लिए याद रखना 5000 वाया डीबीटी दे रहे हैं एंड एडिशनल 1000 भी मिलता है अंडर जननी सुरक्षा, तो 6000 हो जाती है टोटल। सो 5000 भी अगर वो लिखेगा तो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, वो गलत नहीं होगी। बट याद रखना फर्स्ट चाइल्ड के लिए। और सेकेंड चाइल्ड के लिए कब इंसेंटिव मिलेगा, ओनली व्हेन द सेकेंड चाइल्ड इज हमारी लाइव बर्थ हो एंड दैट इज अ गर्ल चाइल्ड। तो पर्पस क्या है, सेकेंड गर्ल चाइल्ड भी प्रमोट करवा रहे हैं, सेक्स रेशियो इंप्रूव करवा रहे हैं, एक तीर से दो निशाने। सो फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा एंड सेकेंड चाइल्ड ओनली इफ अगर वो हमारा गर्ल चाइल्ड है तो उसमें 6000 मिलेंगे। और ये 5000 हमारे इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, 6000 सिंगल गो में मिल रहे हैं। बाकी फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर आती है मोदी जी की फेवरेट स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या काम है, एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और एजुकेशन दोनों ने मिलकर चलाए हुए हैं इसके कॉम्पोनेंट। तो पढ़ाना भी है और बचाना भी है। तो सेक्स रेशियो इंप्रूव करवाओ, जेंडर बायस, सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन जो है, अबॉर्शन जो है उनको हटवाना, और फोकस ऑन देयर सर्वाइवल, देयर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब जो इसका रिवैम्प्ड वर्जन है दैट इज अंडर संबल वाली कैटेगरी में। पढ़ा था ना हमने संबल में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसमें आ गया है। देन परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, मैंडेट एक्सपैंड हो गया है, क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं इसमें। बट ध्यान रखना इसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, डीबीटी का नहीं होता, बिहेवियरल चेंजेस एडवोकेसी कैंपेन, इस पे फोकस है। फिर आता है हमारा जल शक्ति वाली। जल शक्ति की है सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का क्या काम है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर प्रोवाइड करवाना एवरी रूरल होम में। जल जीवन मिशन रूरल होम में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाना एंड मिनिमम कितना, 55 लीटर्स कैपेसिटी हो पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे।
ऑलराइट, अब इसमें भी पानी समिति या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, जो प्लानिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग करेंगी लोकल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन टेक्नोलॉजी का भी कंपोनेंट है, जेजेएम डैशबोर्ड बनवाया हुआ है। डावी सिस्टर से याद आ गया होगा ये सब चीज़ें। एंड देन आईओटी सॉल्यूशंस हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग है हमारी इसमें, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स हैं, जो एआई जनरेटेड फोटोज़ डाल देते हैं। इसमें भी और दूसरे वाले में भी, जल शक्ति में भी। और क्या करना है? वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी इसमें। तो याद रखना, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन एवरी रूरल होम। एंड कम्युनिटी कंपोनेंट है, पानी समिति बनेगी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। देन कम्स हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कंपोनेंट। तो दिस इज ग्रामीण वाला इज इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति, अर्बन वाला हम नहीं पढ़ेंगे, बार बार सेम ही चीज है। तो पहले फोकस था ओपन डिफिकेशन फ्री करना, फिर ओडीएफ प्लस पे चले गए, प्लस प्लस पे चले गए। प्लस प्लस क्या है, वो क्या है, उसमें डिटेल में अभी देयर इज नो नीड टू गो। और साथ में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स पर भी फोकस हो गया है अब। पहले बस था ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, फिर प्लस पे चले गए एंड साथ में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इज इट जस्ट अबाउट बिल्डिंग टॉयलेट्स? नो, इसके अलावा भी जन आंदोलन, जन भागीदारी लेकर आनी है इसमें। पूरे हमारे बिहेवियरल चेंजेस लेकर आने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोवर्धन से भी लिंक कर दिया और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का भी इसमें कंपोनेंट लेकर आ गए हैं। देन कम्स अटल भूजल योजना। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। तो दिस इज अटल जल, अटल भूजल। कैसे हमारा सस्टेनेबल कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क बने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए इन हमारे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, ये है स्कीम का फोकस। तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू याद रखना, इसमें फंडिंग मिल रही है, 50-50 है, वर्ल्ड बैंक भी देगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी इसमें। एंड स्टेट्स को मिलेगी बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो वर्ल्ड बैंक का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर स्ट्रेट पंचायत पे फोकस कर रहे हैं, सारा कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क बनाएंगे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एंड बिहेवियरल चेंजेस भी लेकर आएंगे। फिर माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उस पर भी फोकस है। सो डिमांड साइड पर भी और सप्लाई साइड दोनों पर सॉल्यूशंस पर फोकस है इसमें। फिर आता है हमारा जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। रोज हर साल नया इसका स्लोगन आ जाता है। तो मेन क्या है जल शक्ति अभियान का पर्पस, कि जन आंदोलन लेकर आना फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अक्रॉस इंडिया। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये अपना लोकल लेवल पर वाटर मैनेज करो, रेन वाटर हार्वेस्ट करो, और जो हमारी वाटर स्कार्सिटी है उसे हम ओवरकम कर पाए, हमारा जो वाटर स्ट्रेस है उसे ओवरकम कर पाए। और याद रखना, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, रूरल भी और अर्बन भी। तो जेजेएम वास हमारा रूरल के लिए, और जो हमारा जल शक्ति है वो रूरल अर्बन दोनों में एक्सपैंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है हमने। एंड कोर इंटरवेंशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस हो, जियो टैगिंग वाटर बॉडीज हो, जिसकी एआई जनरेटेड फोटोज हमारे ऑफिसर्स डलवा देते हैं और उसके लिए अवार्ड भी ले लेते हैं। एंड देन एस्टैब्लिशिंग जल शक्ति केंद्र, एफॉरेस्टेशन करो और वाटरशेड डेवलपमेंट करवाओ। ठीक है, एंड दिस वर्क्स इन सिनर्जी विद हमारा अमृत सरोवर, जिसमें हमारे वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज को रिजुविनेशन करने का काम था। सो याद रखना, जल शक्ति, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, रूरल अर्बन दोनों में आ गया है, जियो टैगिंग भी करेंगे। फिर आता है हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें सबसे पहली है हमारी आवास योजना, अर्बन कंपोनेंट उसका। तो वही है फाइनेंशियल असिस्टेंस अर्बन पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज को देना फॉर कंस्ट्रक्टिंग, परचेजिंग या फिर रेंटिंग अफोर्डेबल पक्का हाउसेस। तो इसमें वेरियस कंपोनेंट है, जैसे कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इंसेंटिव दे दो, वो खुद बना ले अपना घर। नहीं बना सकता तो पार्टनरशिप में अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट की किसी एंटिटी के साथ मिलकर बनाए, या फिर सीधा बना हुआ है तो उसको रेंट पर दे दो। और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी दे दो उसे होम लोन्स पर। सो इसमें ये वेरियस हमारे इम्प्लीमेंटेशन वर्टिकल्स हैं, एंड इसमें भी हमारा टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेशन है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलियंस पे फोकस है। फिर है पीएम स्वानिधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी मोदी जी चाहते हैं आत्मनिर्भर बनाया जाए, फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आओ। तो उसके लिए क्या करना है, अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल या लोन दे दो उन्हें,
और ये भी कोलैटरल फ्री लोन्स 10,000, 20,000, 50,000 के बेस्ड अपॉन हमारे कितनी टाइमली वो रीपेमेंट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, उसके बेसिस पर फिर इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है और अगर डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस प्रमोट करवानी है उनसे, तो उसके लिए क्या कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो करेंगे तो कुछ कैशबैक भी उन्हें मिलेगा और लोन अगर जल्दी दे दिया तो उसमें पेनल्टी भी नहीं लगेगी। सो स्वनिधि इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, याद रखना, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स। फिर आती है हमारी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारी स्कीम्स हमारी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले इसमें पीएम कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम स्कीम। तो इसमें क्या फ़ोकस है, हमारा एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना हमारे फार्मर्स को। तो एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, साथ ही साथ इनकम भी आए, डीज़लाइज़ भी हो फार्म सेक्टर, तो एनवायरनमेंट वाला कंपोनेंट भी आ गया इसमें। ठीक है? तो देखो एक तीर से कितने सारे निशाने मार रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी भी हो रही है, इनकम भी एनहांस हो रही है और एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट हो रहा है, तो ट्रिपल विन हो रही है इसमें हमारी। तो कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले सोलर पावर प्लांट्स, जो बैरन फार्मलैंड है उन पे यूटिलाइज़ करो, सोलर पावर प्लांट्स लगवा दो। फार्मर्स के पास खाली लैंड पड़ा है जिसपे कुछ नहीं उगा सकते, तो वहाँ सोलर प्लांट लगा दो जिससे डिस्कॉम्स को सप्लाई हो और बदले में फार्मर्स को पैसा मिले, मनी मिले, जितनी एनर्जी वो जनरेट कर रहे हैं ग्रिड से कनेक्ट करवाकर। ठीक है? तो मनी मिलेगी, इनकम एनहांस होगी उनकी। देन स्टैंड अलोन सोलर पंप्स की ज़्यादा बिजली ले रहे हैं, उसकी जगह स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगा दो। जिन एरियाज़ तक ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर, ताकि वो डीज़ल पंप ना यूज़ करें, तो उसकी जगह सोलर पंप दे दो। ऑलराइट? फिर जो एक्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड हैं, उनको भी सोलराइज़ेशन कर लो। सो ये सारे उसके बेनिफिट रहने वाले हैं। इकोनॉमिकली भी, वाटर के पर्सपेक्टिव से भी, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। देन कम्स हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो पीवाईक्यू वीडियोस में भी आई हैव टोल्ड यू कि हाइड्रोजन के 50 शेड्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़कर जानो। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी और हाइड्रोजन सबसे अच्छा काम कहाँ करेगी, जहाँ पर डिकार्बोनाइज़ेशन करनी है ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स, जहाँ बहुत मुश्किल होता है डिकार्बोनाइज़ करना, जैसे कि स्टील, शिपिंग, फर्टिलाइज़र्स में। वहाँ बहुत हेल्पफुल होती है हाइड्रोजन, पीवाईक्यू वीडियो में भी वी हैव डिस्कस्ड इट। एंड इसमें जो टारगेट है वो रखना है हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। ईयर भी और टारगेट भी याद रख लेना, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030, सपोर्टेड बाय हमारा 125 गीगावाट्स ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ग्रीन हाइड्रोजन वही है जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होकर बना रहे हैं। ब्लू, ग्रे 50 शेड्स पढ़ लेना। इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है और जो फर्टिलाइज़र वाला पार्ट है, उसको डिकार्बोनाइज़ करना है, तो ये ग्रीन अमोनिया ड्राइव भी है, अमोनिया प्रोडक्शन पे भी फोकस है। ऑलराइट, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी है कि कहाँ पर हम लगाएँ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाएँ फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये उसने पूछ लिया हमारे पिछले साल, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, बोला था आएगी एंड पूछ भी लिया उन्होंने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रमोट करवाओ ताकि उन्हें बिजली मिले। तो क्या था, रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडीज दे दो। तो सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडीज थी इसमें। साथ ही साथ एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्टल भी बना दिया था, जो साइजिंग, वेंडर रेटिंग अप्रूवल एंड सब्सिडी डीबीटी पे डायरेक्टली उसके थ्रू हैंडल कर सकेगा। फिर लो इंटरेस्ट लोन्स भी थे और मॉडल सोलर विलेजेस भी बनाए इसमें। साथ ही साथ इसमें एक था हमारा जॉब क्रिएशन वाला कंपोनेंट, जिसपे हमारी डायरेक्ट जॉब्स होंगी, स्किलिंग प्रोवाइड करवाई जाएँगी उनको कि कैसे सोलर पैनल लगाने हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन्स, ठीक है? पूरी सारी चीज़ें उसमें लाइफ साइकिल उसकी आ जाएगी, ताकि हमारी जो लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी हो सके। तो जॉब क्रिएशन और स्किलिंग का भी उसमें कंपोनेंट है। तो सूर्य घर पूछ लिया है, तो फिर से अभी इस साल आने के चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की मिष्टी स्कीम और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, दोनों इंपॉर्टेंट है। मिष्टी बस याद रख लेना किसके लिए है, मैंग्रोव इनिशिएटिव है। कितना टारगेट है उसमें मत जाओ, पर्पस यही है कि हमारा
मैंग्रोव्स को कंजर्व करना है, साथ-साथ टैंजिबल लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ भी लेकर आनी है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है? तो कम्युनिटी लेड कंज़र्वेशन है और इसमें मैंग्रोव इको टूरिज़्म भी है, ये याद रख लेना साथ में। मैंग्रोव बेस्ड इको टूरिज़्म भी इसमें अलाउड है। सो मिष्टी स्कीम मैंग्रोव्स के लिए कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन है, लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ भी उनकी जनरेट करवानी है, कम्युनिटी लेड कंज़र्वेशन है और इको टूरिज़्म का भी इसमें कॉम्पोनेंट है। देन कम्स हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का यही है इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाना, इंसेंटिवाइज़ करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रीन कवर को एनहांस करें, इंक्रीज़ करें, चाहे इंडिविजुअल हों, कम्युनिटीज़ हों या प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हो, हमारी लाइफ मूवमेंट से अलाइन करते हुए। तो इसमें क्या होगा? फ़ोकस है इनिशियली हमारा ट्री प्लांटेशन एंड इको रिस्टोरेशन पर, कि खाली पड़ा है लैंड, डिग्रेडेड लैंड है, आओ पेड़ उगा दो और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? बदले में तुम्हें ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। बट जो चीज़ रटनी है वो याद रखना, क्रेडिट will be issued only after 5-year establishment period and achieving 40% minimum canopy density। ये करना बहुत ज़रूरी है, तब हमें ग्रीन क्रेडिट इश्यू होंगे। तो यहाँ पर वो ट्रैप डालेगा, 40 की जगह 50 दे देगा और 5 की जगह 10 ईयर दे देगा या 2 ईयर दे देगा। तो याद रखना 5 ईयर चाहिए हमारा एस्टैब्लिशमेंट पीरियड होना चाहिए और मिनिमम 40% कैनोपी डेंसिटी अचीव होनी चाहिए, तभी क्रेडिट इश्यू होंगे। एंड दीज़ आर इंडिपेंडेंट हमारे कार्बन क्रेडिट से। इसके बाद पढ़ लेते हैं हमारी कुछ मिसलेनियस स्कीम्स। तो सबसे पहले आती है हमारी यूपीएस। यूपीएस क्यों लेकर आए थे? ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को मिलाकर। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था? सारा बर्डन जाता था हमारा गवर्नमेंट के ऊपर। फिक्स पेंशन तो मिलती थी बट सारा बर्डन गवर्नमेंट पे जाता था। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट लेकर आई न्यू पेंशन स्कीम। उसमें था हमारा कुछ एम्प्लॉइज़ के साथ बर्डन शेयर कर दिया कि इतना कंट्रीब्यूशन तुम भी दो और बदले में रिटायरमेंट के बाद जब मिलेगा दैट वाज़ लिंक्ड विथ हमारा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगी, उसके बेसिस पे जितना रिटर्न आएगा उस हिसाब से तुम्हें मिलेगा। तो उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई। बर्डन तो शेयर हो गया बट अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई कि फिक्स मिल पाए, ना मिल पाए, मार्केट ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। तो इन्हीं सब को टैकल करने के लिए नई लेकर आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यही दे दिया कि हाँ, गारंटीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, बेस्ड अपॉन अपना मिनिमम पेंशन मिलेगी और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी रहेगा, जैसे डीए वगैरह के साथ होता है। सो इट गारंटीज़ हमारा 50% एवरेज बेसिक पे और मिनिमम पे आउट 10,000 पर मंथ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी है। ऑलराइट? और याद रखना कब मिलेगा? 10 ईयर्स प्लस की सर्विस होनी चाहिए एंड बाकी इन्होंने एम्प्लॉइज़ को ऑप्शन भी दिए हैं, जिसको शिफ्ट होना है इस पे शिफ्ट हो सकता है। उसमें डिटेल्स में आई डोंट थिंक ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। देन कम्स हमारा उज्ज्वला योजना। सिंपल है, सबको पता है क्या? एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। फ्री में सिलेंडर नहीं दे रहे, ये बस चीज़ ध्यान रखनी है, फ्री में हम कनेक्शन दे रहे हैं। जो उज्ज्वला 2 का आया है उसमें बस पहला रिफिल फ्री दे रहे हैं, बट इन जनरल अगर देखें तो एलपीजी कनेक्शन मिलता है उन्हें, फ्री सिलेंडर नहीं मिलते, सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सिलेंडर, रेगुलेटर, होस, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो सब गवर्नमेंट कवर कर रही है, कनेक्शन फ्री में मिल रहा है और 2.0 में इंसेंटिवाइज़ करने के लिए पहला रिफिल भी फ्री दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा टारगेटेड सब्सिडी मिलती है। फिर बेनिफिशियरीज़ आर बेस्ड अपॉन अपना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। साथ ही साथ दिस इज़ ओनली फॉर पुअर हाउसहोल्ड्स, याद रखना। एंड बेनिफिट क्या होगा? हेल्थ पे बेनिफिट, एनवायरनमेंट पे बेनिफिट, अगेन न्यूमरस बेनिफिट्स इसके रहने वाले हैं। और ये है हमारी बायोफार्मा शक्ति। इस पे आ सकता है, ये हमारी बजट में आई थी स्कीम, बार-बार बोला था ताई ने। तो इसमें क्या है? बायोफार्मा शक्ति। तो इंडिया को ग्लोबल अपना पावर हाउस बनाना है फॉर हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स एंड हमारा बायोसिमिलर्स एंड कॉम्प्लेक्स जीन थेरेपीज़। तो हमारी जो ग्लोबल बायोफार्मा मार्केट है, उसे हमें कैप्चर करना है, एटलीस्ट 5% शेयर उसका कैप्चर करना है बाय डिकेड एंड तक। तो 10,000 करोड़ का आउटले लेकर आए हैं इसके लिए। नाउ बायोसिमिलर्स या बायोलॉजिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोलॉजिक्स क्या होते हैं। तो दीज़ आर हमारे कॉम्प्लेक्स जो मेडिसिन्स होती हैं डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया, सेल्स, एनिमल्स या फिर
प्रोटीन, जीन्स एक्सेट्रा। तो हमारी जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उन पे ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ किस लिए फ़ोकस कर रहे हैं? बिकॉज़ इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, ठीक है? तो उन सब के लिए हमें चाहिए, तो हम इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें, इसीलिए खुद अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो। अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स लेकर आओ। ऑलराइट? और साथ में है हमारा ट्रांज़िशन फ्रॉम एनिमल टेस्टिंग टू 3D बायोप्रिंटिंग, ऑर्गन ऑन चिप, एआई ड्रिवन टॉक्सिकोलॉजी, ये हम यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए हमारे 3 नए इंस्टीट्यूट्स भी बना रहे हैं और साथ ही साथ डेडिकेटेड सैंडबॉक्स बनाया है फॉर एक्सपीडाइटेड क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल्स, ताकि जो हमारी डेथ वैली है, ठीक है? डेथ वैली यही है कि हमारी रिसर्च तो इतनी है बट जो कमर्शियल एप्लीकेशंस है, वहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाते। रिसर्च में, पेटेंट्स में तो तुम कर रहे हो बट उसका जो फाइनल कमर्शियल आउटकम है वो नहीं है। यू आर स्टक हियर। तो उसको ओवरकम करना है हमें इसमें। तो याद रखना बायोफ़ार्मा शक्ति, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, जीन थेरेपीज़ और हमें बायोफ़ार्मा मार्केट का 5% एटलीस्ट कैप्चर करना है। फिर आती है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का क्या पर्पस है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना रूरल रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का, ताकि लीगली आ जाए, ड्रोन सर्वे के थ्रू बताएँगे, करेंगे कि तेरे लैंड इतना एरिया तेरा लैंड है, उसकी लीगल राइट, उसका पट्टा या व्हाटएवर पेपर रिकॉर्ड्स उसके आ गए, अब उसको वो क्या करेगा लीगल टाइटल डीड्स को यूज़ कर सकता है एज़ कोलेटरल, उसके बेसिस पर क्रेडिट एक्सेस कर सकता है, लैंड डिस्प्यूट्स खत्म होंगे। तो एक अच्छे से हमारे जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको हम ओवरकम कर पाएँगे, डायरेक्ट हमारे फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आ जाएँगे और इसमें हम ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टूड? वी आर यूजिंग ड्रोन्स एंड कुछ स्टेट्स में को-ओनरशिप ऑफ वुमेन भी प्रमोट करवाया जा रहा है प्रॉपर्टी कार्ड्स में। देन कम्स हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। अब इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना कि टारगेट कितना है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो आज़ादी के 100 साल और हमें कितना न्यूक्लियर चाहिए 100 गीगावाट। ऐसे इसको याद रख लेना। तो 2047 तक 100 गीगावाट। यहाँ पर भी वो चेंज कर सकता है फिगर और यहाँ भी चेंज कर सकता है, तो रट कर रखना। अब इसके लिए बजट में लेकर आए हैं एलोकेशन और क्या है इसमें फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमारे इंडिजीनियस 200 मेगावाट के भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई है जो 200 या 220 मेगावाट वाले हैं उसके लिए एंड इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई थी शांति एक्ट कि अडानी काका आ जाओ न्यूक्लियर प्लांट भी अपना लगा लो। अंडरस्टूड? तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन याद रखना प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 100 गीगावाट 2047। फिर आती है हमारी पीएम मित्रा स्कीम। तो मित्रा से बस याद रखना किससे रिलेटेड है पीएम मित्र इज रिलेटेड टू हमारा टेक्सटाइल। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स हमें बनाने हैं एंड फोकस क्या है विजन है 5S फ्रेमवर्क हमारा फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पूरी उसकी सप्लाई चेन की साइकिल फार्म से लेकर फाइबर बनने तक उसके बाद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग तक ठीक है एंड देन एक्सपोर्ट तक सब उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो तो वर्ल्ड क्लास हमारा टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए हम ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए इसके लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाएंगे वैल्यू चेन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें स्पिनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इज देयर एंड सब कुछ कोशिश करेंगे कि इन मेगा पार्क में एक ही लोकेशन पर आ जाए ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, बॉटलनेक्स कम हो। यहाँ मैंने फाइबर बनाया, उसके बाद टेक्सटाइल की है, उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। डिज़ाइनर है, मैंने यहाँ डिज़ाइनर भी बिठा दिए। तो सारी चीज़ें एक ही जगह आ गई और वहीं पे मैंने एक्सपोर्ट हब भी खोल दिया। एवरीथिंग एट वन मेगा पार्क। तो उसके लिए कैपिटल सपोर्ट दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव दे रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इसमें कंपोनेंट है। देन पिछले बजट की ज्ञान भारतम मिशन किस चीज से रिलेटेड है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मिशन पूछता है कोई कोई तो ज्ञान भारतम मिशन इज रिलेटेड टू हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट जो हेरिटेज है हमारी उसको प्रिजर्व करना डिजिटाइज करना इस पे फोकस है हमारा तो हमारी जो ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ एआई उन्हें डिजिटाइज करो कॉम्प्रिहेंसिव उनकी कैटलॉगिंग करवाओ
फिर आती है मत्स्य संपदा। मत्स्य याद रखना किससे रिलेटेड है, बस मत्स्य संपदा इज़ विद रिगार्ड्स टू हमारा ब्लू रेवोल्यूशन या फिर फिशरीज़ से रिलेटेड है। तो बस इतना ही आएगा, एक्वाकल्चर, फिशरीज़ किससे रिलेटेड है, और अब एक्सपोर्ट वाली फिशेज़ पर, हाई वैल्यू स्पीशीज़ पर भी इसमें फोकस कर रहे हैं। देन भारत नेट प्रोग्राम, भारत नेट का क्या पर्पस था कि हमारी जो भी ग्राम पंचायत हैं या हमारे जो भी विलेजेस हैं, उन तक अफोर्डेबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन सर्विसेज दे आर एबल टू एक्सेस देम। क्लियर? तो इसमें जो पहले था हमारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसकी जगह हमारा न्यूली एस्टैब्लिश्ड आ गया है डिजिटल भारत निधि। और इसमें एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वाला मॉडल है कि गाँव में, पंचायत में अपने ये लोकल यूथ को इंक्लूड कर लो, जो ये सारा काम करेंगे। उसको ब्रॉडबैंड को ऑपरेट करना, कोई इश्यूज़ आए उसमें उसे मेंटेन करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अपना पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर हो सके। देन कम्स हमारा एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बजट में बार-बार बोला था। तो ये डायरेक्ट आ सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? तो ऑरेंज इकोनॉमी हमारा किससे रिलेटेड है? यही है हमारा विद रिगार्ड्स टू एवीजीसी सेक्टर प्राइमरीली, एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग। तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, खेलना सिखा रहे हैं कि आओ तुम्हें पबजी खेलना सिखाएँ, तुम्हें टिकटॉक बनाना सिखाएँ। सो दिस इज़ हमारा एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, वीएफएक्स सब चीज़ें हैं इसमें। तो उसके लिए कंटेंट क्रिएटर टिकटॉक लैब्स बना रहे हैं। बचपन से ही अब सारे आओ और टिकटॉक बनाना शुरू कर दो, पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो। उसके लिए फंडिंग भी दी है। तो हर स्कूल में अब एक-एक टिकटॉक लैब बनेगी। देन आता है हमारा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो सेमीकंडक्टर मिशन का यही है कि पूरी सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आना, क्योंकि अभी इंडिया क्या कर रहा था, अभी बस आते थे, डिज़ाइन कर लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा या उसकी टेस्टिंग, असेंबली, पैकेजिंग करते थे। बट जो फैब्रिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पूरी सप्लाई चेन का, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। वो सारी है ताइवान में, चाइना में, साउथ कोरिया में, नीदरलैंड्स में। ठीक है? टीएसएमसी, सैमसंग हो गया, टीएसएमसी हो गया। तो इसीलिए उनको इंसेंटिवाइज़ करना, ताकि वो 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर कैपेबिलिटीज़ वाली जो चिप्स हैं, उसे इंडिया में आकर डेवलप करें। ठीक है? तो पूरा अपनी इसके भी इसमें भी पूरी साइकिल पे फ़ोकस कर रहे हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग सब कुछ इसमें होलिस्टिक इकोसिस्टम पर फ़ोकस किया हुआ है। और साथ ही जो हमारे डिज़ाइन स्टार्टअप्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं वाया डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पूरी जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है, उसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनना चाहता है। और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वीएलएसआई भी पढ़ा रहे हैं, वीएलएसआई इंजीनियर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। देन कम्स हमारा बजट में इस बार आया था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल पर बहुत फोकस किया है इस बार ताई ने। सो लेट अस सी पूछता है या नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो टेक्सटाइल प्रोग्राम में 5 की सब कंपोनेंट्स थे। पहला यही है कि हमें पूरी एंटायर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करो, रिवैम्प करो, फाइबर टू फैशन, विलेज इंडस्ट्रीज टू ग्लोबल मार्केट। तो वही 5F वाली अप्रोच, एक्सपोर्ट्स पे फोकस करो, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट आए। ये सारी चीज़ें हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्सटाइल। तो इसमें नेशनल फाइबर स्कीम लेकर आए, सारे फाइबर्स के लिए, मैन मेड फाइबर्स के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो, खुद के अपने फाइबर बनाओ। फिर टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि कैपिटल सपोर्ट मिले, मशीनरी के लिए अपग्रेड करो अपनी। वरना चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम में हमसे अच्छी मशीनरी है, हम कैसे कम्पीट करेंगे? हम अब तक चरखे से थोड़ी बनाएँगे। देन नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। तो अगेन जो हमारा पुराना है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, मार्केटिंग लिंकेजेस करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। और जो ट्रेडिशनल चल रहा है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, लिंक किया जाए मार्केट से, उस पे भी इसमें फोकस है। देन टेक्स इको इनिशिएटिव, सस्टेनेबल, सर्कुलर एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और अगेन ग्रीन वाला कंपोनेंट इसमें आ गया। फिर समर्ज 2.0 है अपना, दैट इज़ द स्किलिंग कंपोनेंट। इसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेशन हो और फ्यूचर मैन पावर चाहिए टेक्सटाइल के लिए, वो हमें मिलती रहे। स्किलिंग एडुकेट होती रहे, वो किसके अंडर है? समर 2.0। तो ये हैं इसके 5 सब की कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं टेक्सटाइल के लिए, जैसे पीएलआई स्कीम लेकर आए, बाकी लेकर आए। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रख लेना कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ कॉटन बाय एक्रिएज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट
एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड कॉटन। अब ये पीआईबी का फैक्ट है, दिस इज नॉट माई फैक्ट, पीआईबी ने दिया है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ट्रू। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, नो। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड कॉटन है, बट लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ कॉटन बाय एक्रिएज है। ठीक है, सो ये याद रख लेना। इसके अलावा आती है हमारी लास्ट बायो ई3 पॉलिसी। तो बायो ई3 पॉलिसी में यही है कि बायो रिसोर्सेज को हमें यूज करना है फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों बेनिफिट हो हमारे। तो हाई परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग को फोस्टर करो और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाओ इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, बायो रेवोल्यूशन लेकर आओ। तो इसमें इनोवेशन एंड R&D है, उसको सपोर्ट करवाएंगे, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनवाएंगे, फिर स्किलिंग पे फोकस करो, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो, और जो हमारे बायोपॉलिमर्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, एंजाइम हैं, साथ-साथ उस पर भी इसमें फोकस है। जहाँ-जहाँ पर हमारी यूज़ हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी, उसको हार्नेस करो, यूज़ करो और टेक्नोलॉजी डेवलप करो, कमर्शियलाइज़ करो। ठीक है? इन सब चीज़ जगहों में प्राइमरीली यूज़ करो। जैसे ये एनवायरनमेंट का हो गया, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइज़ेशन में वहाँ करो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में करो। ऑलराइट, एंड अगेन इसमें पीपीपी मॉडल इज एन इंट्रिंसिक पार्ट, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इसके अलावा होती है हमारी पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो अपनी बेस प्रोडक्शन से ज़्यादा कितना तुम प्रोड्यूस कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो, उसके बेसिस पर बेस्ड ऑन एडिशनल तुम्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। पीएलआई स्कीम का एक ओवरव्यू ले लेना। एक जेनरिक क्वेश्चन पीएलआई स्कीम पर आ सकता है, मेंस में उसने पूछ लिया है पीएलआई स्कीम की परफॉर्मेंस। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट स्कीम्स लग रही थी, बजट समय में बार बार मेंशन हो रही थी, स्पीचेस में मोदी जी की थी, वो सारी हमने कर ली है। एंड रैंडम अगर स्कीम पे क्वेश्चन आता है, सो डोंट वरी, दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन। एंड इसमें भी अगर कोई स्टेटमेंट आए रैंडम, तो वहां पर कॉमन सेंस प्लीज यूज करना। अगर वो बहुत ही ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट हो, स्कीम के नाम से मिलती जुलती हो, तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसी जनरल स्टेटमेंट्स ठीक होती हैं। अब उसके लिए मैं 50 स्टेटमेंट्स एक-एक स्कीम की याद नहीं रख सकता, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड ये चीज़ हमें समझनी है। हमें इसका कॉस्ट बेनिफिट देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। तो इसी के बेसिस पर हमें अच्छा आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर लेना। बाकी नई स्टेटमेंट आएगी तो यूज़ वहाँ पर अपनी कॉमन सेंस। एंड मोस्टली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वहाँ पर ट्रैप होता है। तो जहाँ-जहाँ मैंने रटने के लिए बोला था, उन्हें अच्छे से रट लेना। ऑलराइट, सो दिस इज इट। वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट वंस, एंड एक बार खुद से पीएलआई स्कीम प्लीज गो थ्रू कर लेना। सो दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस ईयर, एंड प्लीज रिवाइज इट 2-3 बार, एंड इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस से। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। With this, let us wrap up. All the very best for upcoming prelims. Goodbye, take care, and study well.